वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आगे बढ़ने से पहले हम एक महत्वपूर्ण शब्द पर विचार करेंगे जिसका नाम है वर्ग माप, क्लास साइज। क्लास साइज। अब सवाल उठता है वर्ग माप या क्लास साइज क्या होती है। देखिए, हम जानते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम तथ्यों को, डेटा को आंकड़ों के परिसर यानी रेंज ऑफ डेटा के अनुरूप समान माप वाले समूहों में बांटते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में हम क्या करते हैं, जो भी आंकड़े हमारे पास होते हैं, जो भी तथ्य हमारे पास होते हैं, उन तथ्यों को आंकड़ों के परिसर यानी रेंज ऑफ डेटा के अनुरूप। आंकड़ों के परिसर का मतलब क्या था? आंकड़ों के परिसर का मतलब था जो अधिकतम मान था आंकड़े का, प्रेक्षण का, और जो न्यूनतम मान था प्रेक्षण का, उनके बीच का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के मानों का अंतर, वो होता है रेंज ऑफ डेटा, आंकड़ों का परिसर। तो हमने अभी देखा था कि जब भी हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रेक्षणों को, तथ्यों को आंकड़ों के परिसर के आधार पर समान माप वाले, सेम साइज वाले समूहों में बांटते हैं। ये जो समूह होते हैं, ये जो ग्रुप होते हैं, ये जो वर्ग बनते हैं, इनकी माप को ही हम वर्ग माप कहते हैं। इनकी जो साइज होती है, इनकी वर्गों की, समूहों की, ग्रुपों की, उनको ही हम वर्ग माप कहते हैं, क्लास साइज कहते हैं। उदाहरण, वर्ग माप का सूत्र क्या होता है? देखिए हमने अभी बताया था आपको कि वर्ग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सतत वर्ग, कंटिन्यूअस क्लास, और दूसरा होता है असतत वर्ग, नॉन कंटिन्यूअस क्लास। सतत वर्ग कैसे होते हैं? देखिए, सतत वर्ग होते हैं जैसे 20 से 30, 30 से 40, ये सतत वर्ग कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह से असतत वर्ग कैसे होते हैं? वो होते हैं, देखिए, वो होंगे जैसे 20 से 30 नहीं, 29, और फिर 30 से
चलेगा, और कितना 39 इस तरह से। ये असतत वर्ग हो गए। ये सतत वर्ग की पहचान क्या होती है? कंटिन्यूअस क्लास की पहचान क्या होती है? सतत वर्ग की पहचान होती है कि दो क्रमागत वर्गों की अगर हम बात करें, दो क्रमागत ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो पहले ग्रुप के जो ऊपरी सीमा होती है, पहले ग्रुप की जो हाईएस्ट क्लास लिमिट होती है, ऊपरी सीमा होती है, अपर क्लास लिमिट होती है, और अगले ग्रुप की, उसके क्रमागत जो ग्रुप होता है उसकी लोअर क्लास जो लिमिट होती है वो समान होती है। जैसे यहाँ पे भी देखिए 30 और 30, ये इसकी पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट, ऊपरी सीमा, और ये दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, लोअर क्लास लिमिट, ये समान होती है। ये होती है पहचान, ठीक है। जबकि असतत वर्ग में क्या होता है, देखिए ये अलग अलग होती है। पहले वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट, और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट, ये अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर वर्ग सतत हैं, अगर कंटिन्यूअस क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ग माप का फार्मूला क्या होगा? वर्ग माप का सूत्र क्या होगा? क्लास साइज का फार्मूला क्या होगा? क्लास साइज का फार्मूला होगा ऊपरी वर्ग सीमा, अपर क्लास लिमिट, माइनस निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। यानी ऊपरी वर्ग सीमा कौन सी है? देखिए 30, ऊपरी वर्ग सीमा 30, और लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा कौन सी है? 20, यानी 10। 10 क्या है? ये वर्ग माप है, ठीक है। इसी तरह से अगर वर्ग असतत हैं, नॉन कंटिन्यूअस हैं, तो क्या फार्मूला है? वो फार्मूला है ऊपरी वर्ग सीमा, अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट कितनी है? देखिए 29, माइनस निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट कितनी है? 20, प्लस 1, यानी 29 में से 20 गए तो कितने हो गए? 9, 9 + 1 = 10। ये फार्मूला होता है वर्ग माप का, क्लास साइज का, ठीक है। वर्ग माप का मतलब है जो ग्रुप हमने बनाया है, जो वर्ग हमने बनाया है, उसकी साइज, और उसकी साइज दो तरह से नापी जाती है। पहले में तो अगर वर्ग सतत है तो ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा घटा दो, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट घटा दो, तो वर्ग साइज आ जाएगी, क्लास साइज आ जाएगी, वर्ग माप आ जाएगी, ठीक है। और अगर जो वर्ग हैं, अगर जो क्लास हैं वो नॉन कंटिन्यूअस हैं, असतत हैं, तो हम क्या करेंगे? ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा तो घटाएंगे ही घटाएंगे, इसके बाद में +1 और कर देते हैं। अगर नॉन कंटिन्यूअस क्लास है तो, असतत वर्ग है तो, ठीक है। तो वर्ग सीमा का फार्मूला ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असतत वर्ग यानी नॉन कंटिन्यूअस क्लास को सतत वर्ग यानी कंटिन्यूअस क्लास में बदलने की प्रक्रिया पर। देखिए अब तक हम समझ चुके हैं कि वर्ग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, असतत और सतत, ठीक है। अगर हमें असतत वर्ग दिया गया है तो हमें स्टैटिक्स के अंदर उसको सतत वर्ग में बदलने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब असतत वर्ग को सतत वर्ग में, नॉन कंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में कैसे बदलते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए मान लीजिए हमें ये असतत वर्ग दिया हुए हैं 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 और 46 से 50। ये जो वर्ग हैं ये असतत है, नॉन कंटिन्यूअस है। नॉन कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसकी देखिए पहले क्लास की ऊपरी सीमा और अगले क्लास की निम्न सीमा ये अलग अलग है, इसलिए ये नॉन कंटिन्यूअस है, असतत है, ठीक है। अब इसको सतत बनाना है, कैसे बनाते हैं? देखिए इसकी प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले तो हम कोई से भी दो क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव वर्गों को चुन लेते हैं।
जैसे ये दे रखे हैं, इसमें कोई से भी दो चुन सकते हैं हम, ये वाले दो चुन सकते हैं, ऊपर वाले दो चुन सकते हैं। हम प्रारंभ वाले दो ही चुन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो पिछला वाला यानी ये पहले वाला जो वर्ग है, इसकी ऊपरी सीमा यानी 35 और अगला जो वर्ग है यानी इसकी निम्न सीमा यानी 36, ठीक है। तो इसकी अगली निम्न सीमा में से पिछले की इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। यानी लोअर क्लास लिमिट, नेक्स्ट वाले की लोअर क्लास लिमिट, इसमें से माइनस अपर क्लास लिमिट पहले वाले वर्ग की, इसको घटा देते हैं। यानी 36 में से 35, 36 माइनस 35, और जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या के अंदर 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग बाई 2, 2 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 0.5, ठीक है। यानी 2 क्रमागत वर्ग को चुन लिया हमने। चुनने के बाद में अगले वर्ग की जो निम्न सीमा है, ये जो अगला वर्ग है, ये अगला वर्ग हो गया, ये पिछला वर्ग हो गया। अगले वर्ग की निम्न सीमा में से पिछले वर्ग की उच्च सीमा, ऊपरी सीमा, उसको हम घटा देते हैं और घटाने के बाद में उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो संख्या हमें प्राप्त हुई है यानी 0.5 जैसे कि हमें यहां प्राप्त हो गया है, इसको क्या करते हैं हम? इस संख्या को प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक असतत वर्ग की, नॉन कंटिन्यूअस क्लास की निम्न सीमा में से तो हम घटा देते हैं और उच्च सीमा के अंदर जोड़ देते हैं। यानी निम्न सीमा 31 है, 31 में से तो हम इसको घटा देंगे 0.5 को, ठीक है। और उच्च सीमा है 35, 35 में इसको हम जोड़ देंगे 0.5, ठीक है। प्रत्येक वर्ग को देख लेते हैं, सारी लिख लेता हूं पहले इधर। देखिए निम्न सीमा है इसमें 36, उच्च सीमा है 40, इसमें है निम्न सीमा 41, उच्च सीमा 45, निम्न सीमा 46 और ऊपरी सीमा जो है वो कौन सी हो गई? 50, ठीक है। तो निम्न सीमा में से तो हमें 0.5 घटाते हुए चलना है, माइनस 0.5 माइनस 0.5, और उच्च सीमा में जोड़ते हुए चलना है, प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। और इसके बाद में जो परिणाम आ रहा है उनको हमें लिख लेना है, उनको हमें लिख लेना है, ठीक है। कैसे लिखना है? डैश लगा करके लिखना है, जिसके हम हमेशा लिखते हैं, ये डैश लगा देते हैं बीच में, ये डैश लगा के लिखना है, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे? देखिए 31 में से 0.5 जब जाएगा तो पहला वर्ग क्या बन जाएगा? देखिए 30.5, 30.5, ठीक है। फिर डैश 35 में 0.5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35.5, ठीक है। इसी तरह से 36 में से 0.5 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 35.5, और 40 में जब 0.5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 40.5, 40.5, ठीक है। अब 41 में से 0.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40.5, 40.5 डैश, और 45 में 0.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 45.5, ठीक है। 46 में 0.5 घटेगा 46 में से तो कितना हो जाएगा? 45.5, और 50 के अंदर 0.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 50.5, ठीक। तो देखिए ये सतत वर्ग बन गया ना। देखिए 30.5 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर 45.5 से 50.5। बन गया कि नहीं बन गया? सतत वर्ग कंटिन्यूअस क्लास बन गई कि नहीं बन गई? इस तरह से हम बनाते हैं। प्रक्रिया क्या है? कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव
कोई भी दो क्रमागत असतत वर्गों को चुन लो। उसके बाद में अगले वाला जो असतत वर्ग है उसकी निम्न सीमा में से पिछले वाले जो वर्ग की उच्च सीमा को घटा देते हैं और उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। ऐसा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को प्रत्येक असतत वर्ग की निम्न सीमा में से तो घटा देते हैं और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो असतत वर्ग होते हैं, नॉन कंटिन्यूस क्लास होती हैं, वो सतत वर्गों में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक खास बात हमें ध्यान रखनी है कि परंपरा क्या है सतत वर्ग की, वो देखें। एक खास बात ध्यान रखनी है, किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा में आने वाले प्रेक्षण हमेशा अगले वर्ग में लिखे जाते हैं, गिने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आ रहा है 35.5, डेटा के अंदर 35.5 आ रहा है, तो 35.5 को इस वाले वर्ग में लिखेंगे या इससे अगले वाले में लिखेंगे। तो परंपरा हमारी ये है कि अगर 35.5 की बात हो रही है तो 35.5 को अगले वाले वर्ग में, इस वाले वर्ग में हम लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस परंपरा को विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम डेटा में कोई सारणी बना रहे हैं और 35.5 का आंकड़ा आ गया तो हमको इस वाले वर्ग में काउंट नहीं करना है, अगले वर्ग 35.5 से 40.5 वाले वर्ग में उसको काउंट करना है, उसको गिनना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, जैसे अगर लिखा हुआ है 10 से 20 और 20 से 30 और कह दिए भाई किसी के अंक 20 आ रहे हैं, तो 20 वाला जो अंक है वो इसमें शामिल होगा, इस वाले वर्ग में, इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यथा प्राप्त आंकड़ों यानी रॉ डेटा को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में यानी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में प्रस्तुत करने पर। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई डेटा प्राप्त है, कोई प्राथमिक डेटा प्राप्त है, रॉ मटेरियल, रॉ डेटा प्राप्त है, प्राइमरी डेटा प्राप्त है, तो उस प्राइमरी डेटा से, उस रॉ डेटा से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का मतलब है कि जो डेटा हमें दिया गया है उस डेटा के अंदर जो प्रेक्षण हैं, प्रेक्षण यानी एक्स हैं, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, तथ्य या प्रत्येक डेटा, जो प्रत्येक डेटा है, प्रत्येक तथ्य जो है, उन तथ्यों को, जो भी तथ्य दे रखे हैं उन तथ्यों को कुछ समूहों में हम बांट देते हैं। अब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? कभी कभी क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इस उदाहरण में दे रखा है कि 50 विद्यार्थी हैं और उनके 100 में से जो अंक आए हैं वो लिखे हुए हैं। अब 50 की जगह 500 भी हो सकते थे। ठीक है, तो जब प्रेक्षणों की संख्या यानी ऑब्जर्वेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उनमें जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, प्रेक्षण जो होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि छोटी सारणी बन सके। ठीक है, अब जब हमें छोटी सारणी बनानी है और वर्गीकृत बनानी है तो वर्ग हम बना सकते हैं। वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा डेटा कौन सा है और सबसे बड़ा डेटा कौन सा है। गौर से देख करके और ये पता लगा लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा यहाँ पे 10 है और सबसे बड़ा 95 है। अब ये पता होने के बाद में हमें ये मालूम चल गया कि ये रेंज ऑफ डेटा क्या है, आंकड़े का परिसर क्या है, अधिकतम क्या है डेटा और न्यूनतम क्या है। ठीक है, अब ये पता चलने के बाद में हम इस आंकड़ों के परिसर के आधार पर, रेंज ऑफ डेटा के आधार पर समान नाप के कुछ समूह बना सकते हैं। समूह कई तरह से बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 10 से 95 तक की संख्याएं हैं
इनको अगर हम समूह में बांटना हो तो हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ऐसे करें। देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ऐसे ग्रुप बना रहे हैं हम। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। अब जब ऐसे ग्रुप बनाए तो हमने देखा कि टोटल 10 ग्रुप बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ग्रुप बने। अगर 9 ग्रुप भी हम नहीं बनाना चाहें, कम ग्रुप बनाना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे बना सकते हैं, 20-20 के बना सकते हैं। यानी 20-20 के बना सकते हैं। यानी हम कर सकते हैं, एक या तो कर सकते हैं 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 की बजाय अगर हम 10 से ही बनाना चाह रहे हैं तो 10 से 30 भी कर सकते हैं। 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90 और 90 से 110, किसी भी तरह से बना सकते हैं। ठीक है। यानी समान वर्ग की साइज जो है, क्लास की जो साइज है वो समान रखनी है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में जो अंतर है, क्लास साइज जो है वो समान रखते हुए वर्ग बना सकते हैं हम बहुत सारे। ठीक है। हमारी इच्छा अनुसार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमने कौन सा वर्ग बनाया, मान लीजिए ये वाला बना लिया, 0 से 20 वाला बना लिया, या 10 से 20 वाला बना लिया। मान लीजिए 0 से 20 वाला बना देता हूँ मैं ना, तो यहाँ पे 0 से 20 वाला, यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग, क्लास या वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। यहाँ तो वर्ग बनाए। अब वर्ग कौन कौन से बना दिए हमने, 5 बनाए, ये वाले 0 से 20 वाले। यहाँ से शुरू किया हमने 0 से 20, फिर दूसरा हमने बनाया 20 से 40, फिर हमने तीसरा बनाया 40 से कितने 60, फिर हमने बनाया 60 से 80 और फिर हमने बनाया 80 से 100। 20-20 का अंतर लेते हुए, क्लास साइज 20 लेते हुए हमने वर्ग बना दी। ठीक है। इच्छानुसार बना सकते हैं हम, क्लास साइज कुछ भी रख सकते हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, दूसरा जो कॉलम है हमारा बनाते हैं, वो बनाते हैं मिलान चिन्ह, टैली मार्क, मिलान चिन्ह, टैली मार्क। ठीक है। अब हमें देखना है सबसे पहले 0 से 20 तक की संख्याएं कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, डेटा में कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। 20 तक की का मतलब है, देखिए यहाँ पे खास बात ध्यान रखनी है, हमने बताई थी आपको कि परंपरा बताई थी ऊपरी वर्ग सीमा की। परंपरा क्या थी सतत वर्ग की, कि अगर 20 आ रहा है कहीं पे तो 20 अगले वर्ग में काउंट होगा, इस वर्ग में नहीं होगा। यहाँ पे 0 से 20 का मतलब है बिलो 20, 20 से नीचे तक की संख्याएं आएंगी इस वर्ग में। यहाँ पे 20 से कम वाली है ना, यहाँ पे 40 से कम वाली, यहाँ 60 से कम वाली, यहाँ 80 से कम वाली, यहाँ 100 से कम वाली। आई बात समझ, इसको ध्यान रखना है, इस परंपरा को भूलना नहीं है हमें। अब देखिए 0 से 20 तक की कितनी संख्याएं हैं, कितनी बार आ रही हैं, उनको हम नोट करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 20 तक की, 20 से कम होनी चाहिए, 20 नहीं होनी चाहिए, तो 20 से कम वाली देखिए 10, 1 और एक के बाद में, एक के बाद में आगे बढ़े हम। ये 2 के बाद में आगे बढ़े, 2 ही आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है, यानी 2, तो 20 से कम में 1 और 1, ये 2 टैली मार्क हमने बना दिया। ठीक है। अब
20 से 40, यानी 20 भी शामिल है और 40 से कम। ठीक है, देखिए कितनी हो गई, 1 2 1 2 और 40 इसमें नहीं आएगा। तो आगे बढ़ें, देखिए 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 3 और ये 4 और देखिए 40 से कम होनी चाहिए, 20 से ऊपर होनी चाहिए, और 20 या 20 से ऊपर होनी चाहिए। ये 5, 20 आ गए ना, तो 20 इसमें काउंट होगा। ये 6, छः संख्याएं हो गई, ये 6। तो 6 लाइनें बनानी है हमें, टेलीमार्क बनाने 6। कैसे बनेंगे, देखिए 20 से 40 में आएगा 1 2 3 4, 4 टेलीमार्क सही हो गए, और ये क्रॉस करके 5 हो गया, और ये बन गया 1 6 बन गए। अब 40 से 60 में कितने हैं वो देखिए, 40 से 60 में, 40 से 60 का मतलब है 60 से तो कम और 40 या 40 से अधिक। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ से हम आगे बढ़े तो देखिए 40, एक तो 40 ही आ गया, 1, और फिर आगे बढ़े 2 3, 60 से कम है, 60 नहीं लेना हमें। ठीक है, 3 हो गए, 1 2 3, फिर आगे बढ़े हम तो ये आ गया हमारे पास में, देखिए ये आ गया 4, ये 5, ये 40 6, ये 7, ये 8, ये 9, और इसी तरह से आगे बढ़े तो देखिए ये 10, ये 11, ये 12, 60 वाला शामिल नहीं होगा, 13 14 15 16, 60 वाला शामिल नहीं होगा। ठीक, 16 आ गए, 16। तो 40 से 60 में कितने हो गए, 16। 16 कैसे लिखेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 और ये 5, 5 5 5 15 हो गए, और एक ही रह गया, अच्छा 16। ठीक है, ये हो गए 16। 16 काउंट करके लिख देंगे, इधर 6 काउंट करके लिख देंगे, इधर 2 काउंट करके लिख देंगे। ये क्या है, बारंबारता है, बारंबारता। तीसरा कॉलम है हमारा बारंबारता, बारंबारता फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह से 60 से 80 वालों को गिन लेंगे हम। 60 से 80 कितने हैं, 60 से 80 के बीच के, यानी 60 और 80 से नीचे, 60 से ऊपर, 60 या 60 से ऊपर, तो 60 देखिए, एक 60 तो ये रहा, और फिर 70, ये वाला भी इसके ऊपर हो गया, 1 2, फिर आगे चले 80 से नीचे नीचे रहना चाहिए, 2 3 4 5, 5 के बाद में ये आ गया, ये आ गया 6 7 8 9 9 9 9 9 के बाद में देखिए आ गया 10 11 और 12 13 14 15, 15 आ गए। ठीक है, तो 15 लिख देंगे यहाँ पर, 15 चिन्ह बना देंगे, मिलान चिन्ह, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये मिलान चिन्ह 15 हो गए। ठीक है, इसी तरह से 80 से 100 के बीच में कितने आ रहे हैं, 80 से 100 के बीच में वो देख लीजिए। अब यहाँ से चलेंगे 80 से 100 के बीच में, तो एक तो ये आ गया, एक 95 95, 2 2, फिर आगे चलेंगे तो देखिए 3 4 और 5, 5 के बाद में अभी 6 के बाद में आगे चलेंगे तो देखिए ये आ गया 7 के बाद में ये 8, ये 9, फिर आगे चले तो ये हो गया 10, फिर आगे चले और ये
11 11 11 मिलान चिन्ह बना दो, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, एक तो ये 11 मिलान चिन्ह। ठीक है, तो 3 कॉलम बने। पहला वर्ग वाला, वर्ग बनाना आना चाहिए हमें, समान माप के होते हैं वर्ग, हमेशा ध्यान रखना है। इच्छा अनुसार हम बना सकते हैं, इनमें वर्ग की माप जो है, क्लास साइज जो है, वो अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। वर्ग माप या क्लास साइज का मतलब क्या होता है? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट में जो अंतर होता है उसको क्लास साइज बोलते हैं। ठीक है, क्लास साइज हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर मिलान चिन्हों के हिसाब से मिलान चिन्ह बना देते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता का मतलब क्या होता है? किसी भी डेटा के अंदर, कोई भी डेटा हो, उसके अंदर कोई भी प्रेक्षण कि जितनी बार रिपीट होता है उसको उसकी बारंबारता कहते हैं। ठीक है, यानी 0 से 20 के वर्ग में कितनी संख्याएं हैं? 2। 20 से 40 के वर्ग में कितनी संख्याएं? 6। है समझ? और वर्ग का मतलब यहाँ भी एक बात ये भी समझ गए होंगे आप कि 0 से 20 का मतलब है बिलो 20, 20 से कम। अगर 20 की बात करेंगे तो वो अगले वर्ग में आएगा। ठीक है, 20 से 40 का मतलब है 40 से कम। 20 और 20 से बड़ी हो सकती है, 20 भी इसमें आएगी। ठीक है, 40 की संख्या आएगी अगले वर्ग में। 60 का मतलब है 60 से कम, 60 वाली संख्या अगले वर्ग में आएगी। 80 वाली संख्या अगले वर्ग में आएगी। ये ध्यान रखनी है हमें, ये परंपरा का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो बात हमने सीखी कि हम जो भी हमें डेटा प्राप्त हो, प्राथमिक डेटा हमें जो प्राप्त है, रॉ डेटा हमें प्राप्त है, प्राथमिक आंकड़े हमें जो प्राप्त हैं, उनके आधार पर हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, आगे हम चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए शब्द पे चलते हैं जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता का अर्थ तो हम समझ गए। बारंबारता का मतलब क्या होता है? किसी भी दिए गए डेटा के अंदर प्रेक्षण जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, तथ्य जो है, जितनी बार रिपीट होता है उसको हम कहते हैं उस तथ्य की बारंबारता, उस ऑब्जर्वेशन की बारंबारता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संचयी बारंबारता क्या चीज होती है। संचयी बारंबारता, संचय का मतलब होता है इकट्ठा होना। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम संक्षेप में लिखते हैं CF। C से क्यूमुलेटिव, F से फ्रीक्वेंसी। CF से हम संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं। अब सवाल उठता है कि संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो हम जानते ही, बारंबारता का मतलब तो हम जानते ही। बारंबारता का मतलब क्या होता है? बारंबारता का मतलब होता है किसी डेटा के अंदर, किसी आंकड़ों के अंदर कोई भी तथ्य, कोई भी डेटा जितनी बार रिपीट होता है, जितनी बार दोहराया जाता है, उस संख्या को हम कहते हैं उस डेटा की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं प्रेक्षण यानी एक्स, जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, और दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी। बीच में एक चीज मिलान चिन्ह वाली भी थी, उसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, दो चीजें थी, एक तो प्रेक्षण यानी एक्स यानी ऑब्जर्वेशंस, और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। ठीक है, अब बारंबारता तो ठीक है, बारंबारता का मतलब क्या है कि 0 से 10 के बीच में जो संख्याएं हैं उनकी संख्या है कितनी? 5। 10 से 20 तक की जो संख्या है उनके बीच की संख्याएं कितनी है? 3 है। 20 से 30 के बीच में जो संख्या है उनकी संख्या कितनी है? वो है 4 है। और 30 से 40 के बीच में जो संख्या है उनकी संख्या है 3। और 40 से 50 के बीच में जो संख्या है उनकी संख्या कितनी है? 3। ठीक है, ये तो हुई फ्रीक्वेंसी का मतलब। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि 10 से कम या 20 से कम या 30 से कम या 40 से कम या 50 से कम,
जो संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर हमसे कोई पूछता है 10 से कम कितनी है तो हम बता देंगे 5 है। 20 से कम कितनी है तो हम क्या करेंगे, 5 तो ये वाली 10 से कम वाली और 3 ये वाली, इन दोनों को जोड़ देंगे। 30 से कम पूछते हैं तो हम इन सबको जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 में 4 और जोड़ देंगे। 40 से कम पूछते हैं तो फिर इन चारों को जोड़ देंगे, और 50 से कम पूछते हैं तो इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि 10 से कम कितनी संख्याएं हैं, 20 से कम कितनी संख्याएं हैं, 30 से कम कितनी है, 40 से कम कितनी है, या 50 से कम कितनी है। कहने का मतलब ये है जो भी चयनित वर्ग है, कोई भी वर्ग हमें बताया जा सकता है, कोई सा भी क्लास हमें दी जा सकती है, उस क्लास की ऊपरी सीमा से कम कितनी बारंबारताएं हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है। हमसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। कैसे? हमसे ये पूछा जा सकता है, बताइए 0 से ज्यादा कितनी बारंबारताएं हैं। हमसे ये पूछा जा सकता है कि 10 से ज्यादा कितनी बारंबारता है, 20 से ज्यादा कितनी बारंबारता है, 30 से ज्यादा कितनी बारंबारता है, 40 से ज्यादा कितनी बारंबारता है। दो तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों ही तरीके से जो हम बारंबारता ज्ञात करते हैं वो दोनों ही कहलाती है संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता के ये दो तरीके हैं, ये दो प्रकार कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं संचयी बारंबारता किसको कहते हैं। देखिए, किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में, कोई भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हो, उसमें चयनित वर्ग की, कोई भी वर्ग हमने चयनित कर लिया, मान लीजिए ये वाला कर लिया जिसमें हमने राइट लगा रखा है, ये वाला 20 से 30 वाला। ठीक है, चयनित वर्ग में उच्चतम सीमा से कम, उच्चतम सीमा से कम, उच्चतम सीमा कितनी है 30, यानी 30 से कम, अथवा निम्नतम सीमा से अधिक, अथवा निम्नतम सीमा कितनी है 20 से अधिक, अधिक सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग। 30 से कम, 30 से कम के जितने बारंबार वर्ग हैं, 30 से कम वाले वर्ग कौन से हैं, ये इनका योग, यानी 5 + 3 + 4 इक्वल टू 5 और 3 8 और 4 12। और 20 से अधिक, 20 से अधिक, 20 से अधिक वाले कौन से हैं, ये वाले तीन, यानी 4 + 3 + 3, 4 और 3 7 और 3 10। ये जो आया है 12 और 10, ये जो योग है इसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं। आई बात समझ? किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में चयनित वर्ग, सेलेक्टेड क्लास, चयनित वर्ग की उच्चतम सीमा से कम अथवा निम्नतम सीमा से अधिक सभी वर्गों की बारंबारताओं के योग को, सभी वर्गों की बारंबारताओं के योग को हम संचयी बारंबारता कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। देखिए, हमने क्या कहा है कि कोई भी बारंबारता बंटन सारणी, मान लीजिए ये सारणी हमें दे रखी है, ठीक है, इस बारंबारता बंटन सारणी में चयनित वर्ग की, कोई सा भी वर्ग हमने चयनित कर लीजिए, मान लीजिए हमने ये 30 से 40 वाला वर्ग चयनित कर लिया, ठीक है, चयनित वर्ग की उच्चतम सीमा से कम, उच्चतम सीमा क्या है चयनित वर्ग की 40, यानी 40 से कम, ठीक है, अथवा निम्नतम सीमा से अधिक, निम्नतम सीमा कितनी है 30, 30 से अधिक, ठीक है, सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग, सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग, यानी 40 से कम जितनी भी वर्ग हैं, 40 से कम कितने वर्ग हैं, देखिए ये वर्ग हैं, 40 से कम वाले वर्ग कौन से, ये वाले हैं,
40 से कम वाले वर्ग कौन से हैं? 40 से कम वाले, इसमें एक तो वर्ग ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, 4 वर्ग आ गए। तो 40 से कम जितने भी वर्ग हैं उन सबका योग, यानी 5 + 3 + 4 + 3। और 30 से अधिक जितने भी वर्ग हैं उनका योग। 30 से अधिक वर्ग कितने हो गए? 30 से अधिक वर्ग, एक वर्ग तो यही हो गया और एक अगला वर्ग हो गया, ये वाला हो गया। तो 30 से अधिक वर्ग का मतलब है 3 + 3 यानी 6। ये जो योग आ रहा है 5 और 3 8 और 4 12 और 3 15। 40 से कम कितने बारंबारताएं हैं? 15। और 30 से अधिक कितनी बारंबारताएं हैं? 6। ये जो बारंबारताएं हैं इनको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। आई बात समझ में? किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में चयनित वर्ग की उच्चतम सीमा से कम अथवा न्यूनतम सीमा से अधिक सभी वर्गों की बारंबारताओं के योग को हम संचयी बारंबारता कहते हैं। आई बात समझ में? अब संचयी बारंबारता 2 प्रकार की होती है। पहली सेकम वाली, इसको बोलते हैं लेस देन टाइप, अंग्रेजी में बोलते हैं लेस देन टाइप, सेकम प्रकार की, सेकम प्रकार की, लेस देन टाइप। और दूसरी होती है से अधिक प्रकार की, से अधिक प्रकार की, मोर देन टाइप। एक लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। ठीक है। हम किसी भी बारंबारता बंटन सारणी से जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, बारंबारता दी हुई होती है, उससे सेकम प्रकार की या से अधिक प्रकार की बारंबारता, संचयी बारंबारता सारणी हम बना सकते हैं। अगर हमें बारंबारता सारणी दे रखी है तो हम उससे संचयी बारंबारता सारणी बना सकते हैं। दोनों ही प्रकार की बना सकते हैं, चाहे तो हम सेकम प्रकार की भी बना सकते हैं और चाहे तो हम से अधिक प्रकार की भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि अगर हमें कोई बारंबारता सारणी दी हुई है तो उससे हम संचयी बारंबारता सारणी बना सकते हैं। और संचयी बारंबारता सारणी 2 प्रकार की होती है, हम दोनों ही प्रकार की बना सकते हैं। पहले प्रकार की है सेकम प्रकार की और दूसरे होती है से अधिक प्रकार की, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमें कोई सारणी दी हुई है, इसमें x का मान हमें ये दे रखा है, वर्ग दे रखे हैं हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है। अब हमें सेकम प्रकार की सारणी बनानी है इन वर्गों के आधार पर, यानी हमें कैसे लिखना है? 10 से कम कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 से कम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 से कम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 से कम कितनी है, 50 से कम कितनी है, यानी ये जो ऊपरी सीमा है इससे कम कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सारणी के अंदर एक अलग कॉलम बना करके इस तरह से लिख लेंगे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी तो हमें दे रखी है 5 4 3 इस तरह दे रखी है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम सेकम प्रकार की बात कर रहे हैं, लेस देन टाइप की बात कर रहे हैं तो बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, दोनों एक जैसी हैं। पहले हम बता रहे हैं सेकम प्रकार की, कैसे करेंगे देखिए इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहला जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो कितना है? 5। तो पहली फ्रीक्वेंसी को हम सीधा सीधा यहां लिख देते हैं, 5 की जगह यहां 5 ला के लिख देते हैं। ठीक है। यानी 10 से कम कितनी संचयी बारंबारता कितनी है? 5। अब इसके बाद में अगली फ्रीक्वेंसी को जब हम लिखना है तो ये जो 5 है, इस 5 में अगली फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ देंगे, इस वाली को, और फिर उसका मान लिखेंगे यहां पर। यानी 5 + 3, 5 और ये 3 जुड़ करके फिर यहां पर 8 लिख देंगे। 5 + 3
5 + 3 है ये, 5 और 3 8, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं 5 + 3। आपको लिखना जरूरी नहीं है, मैंने समझ आने के लिए लिखा है खाली, डायरेक्ट आप 8 लिखेंगे। 5 और 3 8, फिर 8 में इस 4 को जोड़ेंगे और फिर जो संख्या है उसको यहां लिखेंगे, 8 और 4 12। ठीक है, अब 12 में इस अगली संख्या को इसको जोड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी को, 3, 12 और 3 15, 15 लिख देंगे यहां पर। ठीक है, और इस 15 को फिर आगे ले जाएंगे, जोड़ेंगे, अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे इसमें, 15 और 3 18। ठीक है, तो ये जो सारणी बनी, ये बनी सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी। आई बात समझ? कैसे बनाई हमने? बिल्कुल सिंपल है, याद रखिए, बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? देखिए, पहली संख्या को, पहली फ्रीक्वेंसी को यूं क्यों लिख दो CF की जगह पे। ठीक है, उसके बाद में पहली CF में अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ दो। पहली CF है 5, इसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी 3 जोड़ दी और फिर दूसरी CF लिख ली, यानी 8 हो गई, 5 और 3 8। फिर अगली CF में फिर उससे अगली फ्रीक्वेंसी 3 जोड़ दी, 4 जोड़ दी, तो 8 और 4 12 हो गई। फिर जो CF प्राप्त हुई, इसके अंदर हमने अगली फ्रीक्वेंसी फिर जोड़ दी, फिर 15 प्राप्त हो गई। फिर 15 जो CF हमें प्राप्त हुई, उसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी 3 जोड़ दी, तो हमें 18 CF प्राप्त हो गई। ठीक है, इस तरह से ये सारणी बन जाती है। ये बनी सेकम प्रकार। अब देखिए, अगर से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी हमें बनानी हो, सेम सवाल ये का ये हो, और हमें कहा जाए से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी बनाइए, तो बिल्कुल ये जो प्रोसीजर हमने अपनाया है, इसी को जस्ट उल्टा करना है हमें। ध्यान से देखें, इसके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका जस्ट उल्टा तरीका बताता हूं। ठीक है, जस्ट उल्टा तरीका। देखिए, यहां पे हमने किया था कि पहली फ्रीक्वेंसी को यूं क्यों लिखा था, एज इट इज लिखा था। ठीक है, लेकिन अगर हम से अधिक की बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर उल्टा कर रहे हैं। लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख दूंगा मैं 3। ठीक है, CF के अंदर लास्ट वाले खाने में लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो CF आई है, इसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को मैं जोड़ दूंगा और जोड़ करके इधर लिख दूंगा। तो 3 में ये 3 जोड़ा तो हो गया 6 जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो CF आ गई, अगली CF आ गई, इस CF के अंदर अब मैं 4 जोड़ दूंगा, 4 जोड़ के यहां लिख दूंगा, 6 और 4 10। ठीक है, फिर ये जो 10 CF आ गई, इसके अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा, 10 और 3 13। ठीक है, फिर ये जो 13 CF प्राप्त हो गई, इसके अंदर हम ये वाली फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे, F जोड़ देंगे, 13 और 5 18। ये बन गई हमारी से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी। से कम प्रकार के बनाना सीख गए और से अधिक वाली बनाना सीख गए। ठीक है, आए बात समझ? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर हमें एक खास बात और ध्यान रखना है। खास बात क्या रखनी है कि देखिए, जब हम सेकम प्रकार की बारंबारता सारणी बनाते हैं तो अंतिम जो CF आती है, ये लास्ट वाली CF जो 18 आया है, ये संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मान और ये फ्रीक्वेंसी, इन सबका जोड़, यानी इन सबका जोड़ अगर हम करें, सारी बारंबारताओं को जोड़ दें, 12 जोड़ को लिए हम इस एक प्रतीक इस्तेमाल करते हैं सिग्मा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में भी चर्चा करेंगे। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ग्रीक शब्द है ये, इसका मतलब है जोड़। तो जोड़ F का, फ्रीक्वेंसी का अगर जोड़ हम करें, इन सबको जोड़ें तो हम पता पड़ेगा 18 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो सिग्मा F यानी बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता अंतिम वाली, वो समान होती है। देखिए, ये भी 18 है, यहां भी 18। ठीक है, आए बस, ये बात ध्यान रखनी। अच्छा, अब सेकम प्रकार की मैंने बता दी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहली फ्रीक्वेंसी को यूं क्यों CF की जगह पे लिख रहे हैं,
और उसके बाद में अगली सी एफ के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया हमने और इस तरह से लिखते हुए गए। से अधिक वाली में क्या किया हमने, उल्टा किया, जो अंतिम फ्रीक्वेंसी थी उसको सी एफ वाले कॉलम में सीधा लिख दिया और उसके बाद में फिर से वही काम किया, अगली एफ को जोड़ते गए, सी एफ के अंदर एफ को जोड़ते गए और अगली ये सी एफ प्राप्त होती गई। ये बात तो आपको समझ में आ गई। एक तरीका और भी है, एक तरीका और क्या है कि देखिए हम सारी फ्रीक्वेंसियों का योग निकाल लेते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी का योग निकालेंगे 18 आएगा, हम जोड़ के देख लें 18 आ रहा है। और पहले कॉलम में देखिए यहां पर पहले कॉलम में सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग एज इट इज लिख देते हैं, यानी 18 का 18 ही लिख दिया। और उसके बाद में क्या करते हैं, हम घटाना शुरू करते हैं। अगले कॉलम में 18 में से अगली फ्रीक्वेंसी घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो 18 माइनस 3 नहीं 5 फ्रीक्वेंसी घटाते हुए चलेंगे, 18 माइनस 5 तो 13 आ जाएगा। उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होगी हमें, उसमें अगली फ्रीक्वेंसी 13 माइनस 10, 13 माइनस 3 ये कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे, 10 माइनस 4 करेंगे, 10 माइनस 4 कर देंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 माइनस 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बना रहे हैं तो हमारे पास में 2 तरीके। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, अगर से कम प्रकार की बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। देखिए, से कम प्रकार की बना रहा हूं मैं यहां पर, पहली संख्या लिखी, पहली संख्या को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में ये जो सी एफ है इसमें इसको जोड़ा, अगली एफ को जोड़ा और यहां पे लिख दिया, यानी 5 + 3 8। फिर ये जो सी एफ आई इसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, बारंबारता को जोड़ा, 8 और 4 12। फिर इस सी एफ के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ा और क्या कर दिया, 12 और 3 15। फिर इसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, फिर यहां लिख दिया, 15 और 3 18। ठीक है, ये तो हो गई से कम प्रकार की। से अधिक प्रकार की में क्या किया, देखिए दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं। पहला तरीका तो है इसका जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट कैसे, सबसे पहले ये जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है, यहां पे हम सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को सी एफ में लिखते हैं, यहां पे लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी को सी एफ में लिखते हैं, 3 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में इस सी एफ में इसको जोड़ते जा रहे हैं और यहां लिखते जा रहे हैं, फिर आ गया 3 3 6। फिर ये इसको जोड़ा, फिर यहां लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 6 4 10। फिर ये सी एफ में इसको जोड़ा, या ये हो गया 13, और फिर इसमें इसको जोड़ा तो ये आ गया 15 13 5 18। ये बन गई से अधिक वाली। अब जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं वो क्या है, देखिए उसको समझिए आप थोड़ा सा। उसमें क्या कह रहा हूं मैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जो बारंबारताओं का योग है, इन बारंबारताओं का योग निकाल लो, यानी सिग्मा एफ ज्ञात कर लो। सिग्मा एफ आ गया 18, जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 18 को पहली सी एफ के अंदर तो इनका योग लिख दो, सिग्मा एफ लिख दो। ठीक है, फिर क्या करना है, इसमें से प्रत्येक फ्रीक्वेंसी को घटाते जाओ और अगले उसमें लिखते जाओ, यहां लिखते जाओ। यानी 18 में से 5, 18 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, फिर ये जो 13 आया, 13 में से इस वाली फ्रीक्वेंसी को घटाते जाओ, इस फ्रीक्वेंसी को घटाओ 3 को और यहां लिखते जाओ, 13 माइनस 3 बराबर 10। फिर ये 10 आ गया, इस 10 में से इस 4 वाली फ्रीक्वेंसी को घटा दो, घटा रहे हैं हम, 10 में 4 गया तो कितना आ गया, 10 माइनस 4 यानी 6 आ गया। फिर 6 में से इस 3 को घटा दो, 6 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 माइनस 3 करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके से एक जैसी सारणी बनेगी। ठीक है, तो हम सीख गए हैं से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बनाना
और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बनाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जस्ट उल्टी, यानी अब तक हमने सीखा था कि बारंबारता सारणी से, कोई भी वर्गीकृत बारंबारता सारणी हमें दी गई है, उससे संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाएं। अब हम जस्ट उल्टी बात कर रहे हैं कि अगर हमें संचयी बारंबारता सारणी दी हुई है तो हम उससे बारंबारता सारणी कैसे बनाएं। यानी अगर हमें CF दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करें। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दो प्रकार की होती है, हम जानते हैं। हो सकता है हमें सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी दी हुई हो, और यह भी हो सकता है कि हमें से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी दी हो। ठीक है, तो दोनों ही स्थितियों में हम बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, मान लीजिए पहले हम बात करते हैं सेकम प्रकार वाले की। सेकम प्रकार, अगर हमें सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी दी हुई है, ये वाली दी हुई है, और हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, F ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगले में से पिछले को हम घटाते हुए चलेंगे। देखिए ये अगली CF में से पिछली CF को हम घटाते हुए चलेंगे, यानी अगली CF कौन सी है, सबसे लास्ट वाली CF है 18। इस 18 में से 15 को हम घटाएंगे। 18 में से 15 को हमने घटाया तो 18 माइनस 15 बराबर कितना आ गया, 3। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे आ गई 3। ठीक है, फिर 15 में से इस 12 को घटाना है, 15 में से 12 को घटाना है, कितना आ गया, 15 में से 12 गया तो फिर से 3 आ गया। अब क्या करना है, 12 में से 8 को घटाना है, 12 माइनस 8 कितना आ गया, 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। ठीक है, अब 8 में से 5 को घटाना है, 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया तो कितना आ गया, 3। अब क्या करना है, 5 में से किसको घटाना है, 0। ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 घटाना है, यानी 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। ठीक है, यानी नीचे से हम घटाना शुरू करेंगे। जो CF हमें दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, उसमें सबसे अंतिम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसमें से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम घटाते हुए चलेंगे। मतलब क्रमागत जो है, कॉन्जिक्यूटिव जो फ्रीक्वेंसी है, उनको आपस में हम घटा देंगे। क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्रमागत जो संचयी बारंबारता हैं, उनको आपस में हम घटा करके निकाल लेते हैं। ठीक है, क्रमागत। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि सेकम प्रकार से फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगर से अधिक हमें दे रखी हो तो बिल्कुल सिंपल है। सेकम में हमने नीचे से शुरुआत की थी घटाने की, से अधिक में हम ऊपर से घटाने की शुरुआत करेंगे, यानी इस CF में से इसको घटाएंगे। यानी पहला लिखेंगे 18 माइनस 13 इक्वल्स टू 5। फिर 13 में से 10 को घटाएंगे, यानी 13 माइनस 10 इक्वल्स टू 3। फिर 10 में से 6 को घटा के लिखेंगे, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। फिर 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। और फिर 3 में से लास्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी 0 है, 3 माइनस 0 घटाएंगे, यानी 3। ठीक है, इस तरह से जो हमें ये प्राप्त हुई, ये हमें क्या प्राप्त हो गई, ये फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो गई। तो अगर हमें सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी दी गई है, उससे अगर हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो इस तरह से ज्ञात करेंगे, और अगर से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी दी गई है, उससे अगर हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि संचयी बारंबारता सारणी अगर हमें दी गई है, चाहे से वो सेकम प्रकार की हो, चाहे वो से अधिक प्रकार की हो,
लेस देन टाइप हो चाहे मोर देन टाइप हो, उनसे हम बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें वर्ग बनाने हो, क्लास बनानी हो सेकम प्रकार से, देखिए हमें मान लीजिए लिख रहा है 10 से कम, तो यहाँ पे 10 से कम लिखा हुआ है, तो क्लास कैसे लिखेंगे, वर्ग कैसे बनाएंगे, वर्ग कैसे लिखेंगे। और इसी प्रकार से अगर लिखा हुआ है 0 से अधिक या बराबर, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर वर्ग कैसे बनाएंगे, वर्ग कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी अगर हमें सेकम प्रकार की बनानी है, सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी दी हुई है और उसके अगर हमें वर्ग बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्लास साइज ज्ञात कर लेते हैं। क्लास साइज, वर्ग माप क्या होती है, कोई से भी दो क्रमागत वर्गों को घटा दो, 30 से कम ये 20 से कम, 30 में से 20 गया तो कितना आ गया 10, तो वर्ग माप कितनी आ गई 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्ग माप निकाल लो और उसके बाद में अगर हमें सेकम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी दी गई है, अगर सेकम वाली दी गई है, तो ऊपरी जो सीमा है यानी 10, इसको ऊपरी सीमा मान लेते हैं हम 10, इसको 20, इनको 30, 40 और 50, ये जो ऊपरी सीमा जो है, इसमें से अगर सेकम प्रकार की सारणी दी है, वर्ग हमें बनाने हैं, तो हमें क्या करना है, ऊपरी जो वर्ग सीमा है, अपर क्लास लिमिट जो है, इसमें से क्लास साइज को घटाना है, -10, 10 में से 10 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, यानी ऊपरी वर्ग सीमा को मानते हुए उसमें से 10 घटा करके हम निम्न लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा हम निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर से अधिक वाली है तो, से अधिक वाली है तो सिंपल है, यहां पे हमने 10 घटाए थे, क्लास साइज को घटाया था। ठीक है, यहां पर क्या कर देंगे, हम क्लास साइज को जोड़ देंगे, यानी जैसे 0 से अधिक लिखा हुआ है तो इधर लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब इसमें क्लास साइज 10 थी, 10 है तो क्लास साइज को जोड़ देंगे, यानी 10, यानी 0 से 10 जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, आया समझ। यानी कुल मिलाकर के अगर हमें संचयी बारंबारता सारणी दी हुई है तो हम उससे बारंबारता सारणी भी बना सकते हैं, और संचयी बारंबारता सारणी के आधार पर हम संचयी बारंबारता सारणी के वर्ग भी बना सकते हैं, क्लास भी बना सकते हैं, क्लास इंटरवल वर्ग भी बना सकते हैं। ठीक है, अब सारणी किसी प्रकार के, दोनों प्रकार के वर्ग बनाना मैंने आपको बताए हैं, एक बार इसको आप ढंग से समझ लें। देखिए मैं वर्ग बनाना एक बार फिर से बता देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए हमें ये वाली इधर सेकम प्रकार की दे रखी, सेकम, तो कुछ नहीं करना, क्लास लिमिट ज्ञात करनी है पहले तो। क्लास लिमिट का मतलब है अगले में से पिछले को घटा के देख लो, 30 में से 20 को घटा के देख लो, 10 आ गया। क्लास लिमिट, क्लास साइज जो है वो आ गई 10, वर्ग माप आ गई 10, यानी वर्गों की माप 10 रखनी। ठीक है, और ऊपरी सीमा कौन सी रखनी है, ये वाली रखनी है, ये ऊपरी सीमा ये वाली रखनी है सारी, 10, 20, 30, 40, 50। अब निम्न सीमा पता करने के लिए इसमें से 10 जो वर्ग माप है वो घटाते जाओ, प्रत्येक में से 10 घटाते जाओ और निम्न सीमा आती जाएगी। 10 घटाएंगे तो 10 में 10 गया तो 0, इस 20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 10 गया तो 20, 40 में से 10 गया तो 30, 50 में से 10 गया तो 40, ये वर्ग बन गए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपर की बात कर रहे हैं हम, अगर
से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी हमें दे रखी है, यानी 0 व उससे अधिक की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, वही पहले तो क्लास साइज निकाल लेंगे, वर्ग माप निकाल लेंगे, वो तो 10 आ गए। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले को घटा दो, 20 में से 10 को घटा दो, 10 आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको हम लोअर क्लास लिमिट मान लेंगे। 0, 10, 20, 30 और 40 लोअर क्लास लिमिट मान लिया। और अपर क्लास लिमिट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग साइज को, जो क्लास साइज थी, वर्ग माप जो है उसको हम जोड़ देंगे। यानी 0 में 10 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, डैश 0 और 10 20 10 हो जाएंगे, 0 प्लस 10 10, फिर 10 प्लस 10 20 हो जाएंगे, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये बन गए हमारे पास में वर्ग या क्लास। इसको वर्ग या क्लास भी बोलते हैं या क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी बोल देते हैं। आया बात समझ? तो संचयी बारंबारता समझ में आ गई कि कैसे हम संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं, संचयी बारंबारता सारणी से किस प्रकार से हम बारंबारता निकालते हैं, और अगर संचयी बारंबारता में हमें दी गई सारणी हमें दे रखी है तो उससे हम वर्ग कैसे बनाते हैं। ठीक है, 3 बातें हमारे पास में हो गई। एक बात बाद में करेंगे, वो है कि संचयी बारंबारताओं को ग्राफ पेपर पे हम कैसे दिखाते हैं, उससे वक्र कैसे बनाते हैं, कर्व कैसे बनाते हैं, उसे बोलते हैं तोरण या ओजीव। तो ओजीव जो है वो कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल इतना ही, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।